नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार भट्ट है। मेरा जो पेशा है वो बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में। देखिए, ये जो जोड़ है ये अलग अलग समस्याओं से प्रभावित होता है। तो जैसे कि जो एलोपैथ का व्यू पॉइंट है उसमें जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, अलग अलग समस्याएं रहती है, अलग अलग उनके काज है, अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो आज हम थोड़ा सा, क्योंकि ये मौजू थोड़ा बहुत बड़ा है, स्टेप वाइज मैनर में हम चलेंगे। आज का जो हम थोड़ा सा मौजू रखेंगे वो हम थोड़ा सा इसको, जो ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है उसके ऊपर हम थोड़ा सा एलोपैथ का व्यू पॉइंट और आयुर्वेद का इसके ऊपर क्या वक्तव्य है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस का मतलब जो इन्फ्लेमेशन है जोड़ के अंदर पैदा होना, वहाँ जोड़ में सूजन भी आ सकती है। खासकर जो जैसे कि ये जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है जो हमारे बड़े जोड़ होते हैं उनको ये प्रभावित करती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर हम देखें टेक्निकली एलोपैथ के हिसाब से होता क्या है। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि ये जो जोड़ होता है, खासकर नी है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो कार्टिलेज यानी जो वहाँ पे सपोर्ट कुशन का काम करता है, दोनों जोड़ों के बीच में ये कार्टिलेज ये धीरे धीरे करके सूखने लगता है। अब चूंकि इसके काजेस बड़े हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली जो है ये वियर एंड टियर डिजीज है। और एज के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जैसे 40 के बाद की जो एज है वो इसमें, या ओल्ड एज में ये ज़्यादा देखा जाता है। और इसके साथ साथ जो फीमेल पेशेंट है, यानी फीमेल्स के अंदर इसको मेल्स के प्रति ज़्यादा देखा गया है, और उसके रीजंस क्या है वो अंडरएस्टिमेट है। तो वो उसमें मतलब कुछ उसके लिए जो तर्क वितर्क है वो तो एलोपैथ के हिसाब से कोई ज़्यादा बेसिकली है अननोन। इसी हिसाब से इसमें जैसे कि ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा वज़न ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी जो जोड़ है उसमें क्रैशिंग हो जाती है और ये जोड़ कम एज में भी प्रभावित हो सकता है। ये तो ओबेसिटी आ गई। इसके साथ साथ जैसे कि स्ट्रेस है जोड़ पे, आपका काम धंधा ऐसा है जिसमें जोड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा उसमें जो रगड़ने घिसने का काम है वैसा आपका काम है, तो वो भी इस जोड़ को प्रभावित करता है। इसकी तरीके से अगर जोड़ के ऊपर किसी प्रकार की कोई इंजरी होती है, कोई आघात इस जोड़ पे लगता है, तो अगर ये हील भी होता है बाद में भी चांसेस रहते हैं कि ये भी यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसकी चांसेस इससे भी रहती है। इसी हिसाब से जैसे कि जेनेटिक्स है, उसका रोल भी है इसमें। और साथ में कुछ मेटाबॉलिक बीमारियां भी हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, या हीमोक्रोमेटोसिस है, एक बीमारी जिसमें कि बॉडी जो है आयरन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। ये तो एलोपैथ के हिसाब से भाई इसके जो काजेस वगैरह है वो है। और अब इसमें जो लक्षण है उसमें सबसे पहले पेन है, जैसे इस जोड़ में व्यथा वेदना बहुत ज़्यादा रहती है, या इसमें सूजन भी आ सकती है अगर बहुत ज़्यादा वजन है, वहाँ पे जो साइनल फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलना। इसी तरीके से इसमें जैसे कि दर्द है, सूजन है, या जो फुल रेंज ऑफ मोशन है वो भी इसमें धीरे धीरे करके कम हो जाता है। साथ में इसमें मतलब हम समझ सकते हैं कि जैसे कि बोन सुपर पैदा होने के चांसेस रहते हैं। यानी कार्टिलेज जब वहाँ घिसने लगता है तो वहाँ पे एक प्रकार की बंगुरता की वजह से खुरदरापन, या हड्डियाँ जो है वहाँ पे मतलब अलग थलग की जो वहाँ पे टेक्सचर है बोन का वो बनने स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ साथ उसमें टक टक की आवाज़ भी आ सकती है। ग्रेटिंग जो सेंसेशन है वहाँ पे उसमें क्रिप्टस जैसे कि जो जोड़ में है उसमें टक टक की आवाज़ भी आ सकती है। तो अलग अलग उसमें जो पेशेंट है, कभी कभार क्योंकि हो सकता है एक ही जोड़ में या दोनों जोड़ों में, खासकर जो नी है, और भी जोड़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट इसमें जो वो सिमेट्रिक मैनर में हम कह सकते हैं कि मूलतः जो सिमेट्रिक पान आर्थरालजिया है उस तरीके की जो कंडीशन है वो ज़्यादा इसमें नहीं रहती है। वो खासकर जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसमें रहती है। अब चलिए, ये तो बात हो गई भाई जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसकी जो काजेस है इसमें होता क्या है। अब मूलतः क्योंकि अब इसके स्टेजेस भी हैं, जैसे कि अगर नी आर्थराइटिस की बात करेंगे, कोई भी जोड़ इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, बट हम अक्सर जो कंसल्टेशन में देखते हैं उसमें जैसे कि ये जो नी आर्थराइटिस है इसको ज़्यादा देखा जाता है। अब नी आर्थराइटिस में अगर हम स्टेजेस देखें उसमें वो उनका जो एलोपैथ का व्यू पॉइंट है उसमें 0 1 2 3 4 किस हिसाब से उसमें मतलब उसकी जो टाइप है, और उसी हिसाब से उसमें जो ट्रीटमेंट का आधार वहाँ रहता है। ट्रीटमेंट में मतलब इन्वेस्टिगेशन में वही भाई उसमें एक्सरे करेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन में वही मतलब जो इसके रिलेटेड जो चेंजेस वगैरह है उनको देखा जाता है। आपका उसमें जो एक्सरे है आधार तो वही है, बट फिर उसमें
हायर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता भी रहती है। ब्लड टेस्ट का आधार यही देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है मतलब ये वाकई में ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है या कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन का वो आधार है, या वहाँ पे मतलब जैसे कि विटामिन डी है, कैल्शियम है, उन चीज़ों को इसमें साथ में जो है एक इन्वेस्टिगेशन का आधार माना जाता है। एक्सरे या एमआरआई का भी जो हायर इन्वेस्टिगेशन है उसकी आवश्यकता भी कभी कभार इसमें पड़ती है। अब ये तो देखो सिम्टोमेटिक तरीके से एलोपैथ में तो वही है, आप पेन किलर जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है उनका यूज़ किया जाता है, या साथ में उसमें कुछ हेल्थ सप्लीमेंट जैसे ग्लूकोसामाइन सल्फेट जो है उसका यूज़ किया जाता है। और अगर ये अब ग्रेव मतलब जो है बहुत ही जो उग्र अवस्था में जो है नी आर्थराइटिस हो चुका है, तो फिर उसमें आर्थ्रोस्कोपी जैसे कि नी रिप्लेसमेंट है उसको भी किया जाता है। ये तो एलोपैथ का जो व्यू पॉइंट है। अब हम इसको देखें भाई, जो एक सस्टेन्ड एक्शन या एक पेशेंट को एक सेटिस्फैक्ट्री जो इम्प्रूवमेंट है, क्या वो इस हिसाब से मिलता है? देखिए, मैं मानता हूँ एलोपैथ एक एडवांस स्टेज में है, तो उससे पेशेंट के जो रोज़मर्रा जो व्यथा वेदना है वो कम होती है। बट पेशेंट आप समझ सकते हैं, अगर वो नी रिप्लेसमेंट भी होता है बाद में भी पेशेंट इस तरीके से जो व्यथा या वेदना या जो फुल रेंज ऑफ मोशन है उसमें कहीं ना कहीं से फिर भी वो प्रभाव एक प्रकार का रहता ही है। यानी जो कंप्लीट एक सेटिस्फैक्शन है वो कम है। बस आप वो या तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट उसमें चलता रहता है। अब इस ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसको देखिए आयुर्वेद में अलग अलग जोड़ों की बीमारियों का भी मतलब वर्णन दिया है, एक्सप्रेशन दी गई है। सबसे पहले देखिए, हम आयुर्वेद में ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसको संधिवात बोलते हैं। इसी तरीके से जो मतलब रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या रिएक्टिव आर्थराइटिस है, इस तरीके की जोड़ों की व्यथा को हम लोग जैसे आमवात जो बीमारी होती है टॉक्सिटी की वजह से उसकी श्रेणी में रखते हैं। और इसी तरीके से अगर गाउटी आर्थराइटिस है तो उसको हम थोड़ा सा वात रक्त में रखते हैं। तो चूंकि मौजू है हमारा आज ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को ही हम आयुर्वेद में संधिवात बोलते हैं। संधि यानी जोड़, और वात मतलब इसका व्यथा यानी उसमें दर्द जो व्यथा वेदना या सूजन रहती है। अब आयुर्वेद में हम इसको देखिए टेक्निकली हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा भिन्न है, उस पर भी हम आएंगे। सबसे पहले जो मोटे मोटे तौर पे एलोपैथ के हिसाब से हम समझ सकते हैं, एज का तकाजा है या जो मतलब महिलाएं हैं वो हम समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ महिलाओं को जैसे कि वो सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है, कुछ महिलाएं उसकी वजह से भी इसमें जल्दी जल्दी प्रभावित होती हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इस जोड़ को मतलब प्रभावित करते हैं। संधिवात में हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा खान पान जो है वो वात वर्धक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए हमारा जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है वो बेसिकली 3 दोषों पे आधारित है। त्रिदोष थोड़ी पे बेस्ड है। वात है पित्तम कफश्चिति त्रयो दोषो समस्ता, मतलब हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष है, वात पित्त कफ। और इस तरीके की विकृति में वात बढ़ता है। हम भी मानते हैं कि ये जो कार्टिलेज होता है या ये जो घुटना होता है उसके अंदर एक कफ रहता है या तरलता रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं श्लेष्म कफ। तो वही धीरे धीरे करके सूखने लगता है। तो ये संधिवात है। संधिवात का मतलब उसमें जोड़ के अंदर एक खोखलापन या भंगुरता पैदा होना और उसमें सूजन भी आ सकती है। इसीलिए हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है आयुर्वेद का वो धातुशय अगर वहाँ पे है, कमजोरी की वजह से है, दुर्बलता की वजह से है, वो अलग है। और एक पेशेंट जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, ओबीस है, उसकी वजह से क्रशिंग स्टार्ट हो गई है, तो जो मार्ग अवरोध जो जलीय संधिवात है उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद के हिसाब से भिन्न है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी देखा जाता है। लेकिन इसमें क्योंकि हमारा जो वात वर्धक आहार विहार है या जोड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर है या उसमें कोई आघात लग गया या इसी हिसाब से एज के हिसाब से ये बीमारी संधिवात जो है पेशेंट को लग जाती है, खासकर जो हमारे बड़े बड़े जोड़ हैं। अब इसमें देखिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में तो आयुर्वेद में हमारा भाई क्योंकि 80 प्रकार के वातेज रोगों का वर्णन है जो है उसमें ये जो संधिवात है ये उसी में आता है। टेक्निकली वात ही इसमें बढ़ता है, इसमें ड्राइनेस पैदा होती है जोड़ में। अब उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में तभी आपको कह रहा हूँ कि देखिए इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग है। निदान परिवर्जन में सबसे पहले बात आती है खान पान की। भाई आपका जो खान पान है वो थोड़ा सा बेहतर रहना चाहिए। उसमें जो सूखी चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें, खटाई है, अचार है, इमली है या इसी तरीके से जो सर्द चीज़ें हैं, कोल्ड थिंग्स है, उनका इसमें परहेज रहता है। अब क्योंकि आयुर्वेद में हम समझते हैं ये जो जोड़ होता है इसको हमें दोनों यानी बाह्य एप्लीकेशन और आंतरिक उपचार दोनों का महत्व यहाँ रहता है।
तो लोकल एप्लीकेशन का भी महत्व रहता है। इसी तरीके से यहाँ आयुर्वेद में जैसे कि पंचकर्मा का रोल है, इसमें जानू बस्ती हम कह सकते हैं, उसका जो है रोल बहुत बढ़िया रह जाता है। तो बस्ती कर्म भी इसमें बड़ा फायदा करता है, खासकर इस संधिवात में। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम कह सकते हैं कि अगर वहाँ पे कमजोरी की वजह से है, शारीरिक दुर्बलता है, जोड़ के अंदर सूखापन है, ड्राइनेस है, भंगुरता पैदा हुई है, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। और अगर ये मार्ग अवरोधजन्य है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। देखिए, आयुर्वेद यूज करने से, अगर क्लासिकल आप आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज करते हैं तो उसमें नुकसान किसी प्रकार का नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि इन दवाइयों को अगर आप प्रैक्टिकल आयुर्वेद की जो शैली है उसको समझते हैं तो नुकसान किसी प्रकार का नहीं है। होम रेमेडी के तौर पे तो भाई उसमें आप समझ सकते हैं, जैसे तिल के तेल में थोड़ा लहसुन डाल के उससे आप इस घुटने पे मालिश कर सकते हैं, या इसी तरीके से जैसे मेथी का दाना है उसको रात में आप पानी के अंदर भिगो के जो इसका पानी है वो आप सुबह यूज कर सकते हैं। बट साथ साथ में बॉडी के जो बाकी एलिमेंट्स है, कब्ज है, वो नहीं रहने देना है। मल्टीपल जो और चीज़ें होती है उनको ध्यान में रखते हुए इसका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चिकित्सा सूत्र में वही है कि वात शामक उपाय ही मूलतः जो ये धातुशाही वाला है उसमें हमारे पास यहाँ जो है बड़ी दुर्लभ जड़ियाँ हैं आयुर्वेद में, जैसे कि दशमूल है, या इसी तरीके से अजमोद का चूर्ण है, या मुक्ता शुक्ति पिष्टी है, कुकुट अंड तवक भस्म है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं। आप उसमें बलामूल का यूज़ भी कर सकते हैं। आप उसमें मतलब जैसे कि अलम्बुश आदि चूर्ण है, बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें यहाँ, या अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं, अश्वगंधा का चूर्ण है, गन सत्व है, वो यूज़ कर सकते हैं। या थोड़ा सा धातु को पोषण करने के लिए अगर यहाँ पे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये पेशेंट अब, और टेबलेट फार्म में भी बड़ी दवाइयाँ हैं यहाँ, जैसे कि महायोगराज गुगुल है, योगराज गुगुल है, संधि रोग हल गुगुल है, पीड़ांत गुगुल है। तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, अश्वगंधा का टेबलेट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो दवाइयाँ हैं, या आप उसमें जैसे कि महारासना है, इसका जो काढ़ा है वो पी सकते हैं रासना का, या इसी तरीके से उसमें आप मतलब जैसे दशमूल है उसका काढ़ा पी सकते हैं। ये तो मतलब सिम्टोमेटिक उपचार है। अब अगर पेशेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब खराब है तो उसमें बस्ती कर्म का रोल, यानी पंचकर्मा का रोल भी है। ये तो थोड़ा सा जो धातुशाही है, मार्ग अवरोध जन्य में हम देखते हैं कि पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा वजन है तो उसमें हमें दोनों चीज़ों को, जो लोकल वहाँ पे वात प्रकोप है, वेदना है, उसको भी कम करना है। साथ साथ में अगर पेशेंट का वजन बहुत ज़्यादा है तो यानी वहाँ पे जो अवरोध है एक प्रकार का, तो वो भी वहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके लिए भी जो आंतरिक उपचार है उस हिसाब से रहेगा। तो पेशेंट का यानी सिम्टोमेटिक उपचार तो करना है, व्यथा वेदना कम करनी है, बट साथ में जो इसके ऊपर एक जो क्रशिंग स्टार्ट हो गई है इसके ऊपर, तो वो भी उस न कहीं से वेट पे भी पेशेंट को थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। ये तो आयुर्वेद के हिसाब से हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अपना ये आयुर्वेद में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, बट शर्त ये है कि भाई आयुर्वेद को जानने वाला जो भी डॉक्टर है उससे आप परामर्श लें। झोला छापों के चक्कर में मत रहिए। इसका आयुर्वेद में किसी प्रकार का, अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसमें यूज़ करते हैं, कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं है। ये दवाइयों जो इसमें आयुर्वेद हिसाब से जो दवाइयाँ बनती है वो बहुत बढ़िया तरीके से इसमें काम करती है। साथ साथ में साइड इफेक्ट किसी प्रकार का नहीं है। तो चलिए, ये बात आज हो गई, थोड़ा सा हमने बात किया जैसे कि संधिवात है तो इसमें मैंने बता दिया भाई क्या क्या चीज़ें रहती है। आप अच्छे खासे एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से बात करके अपना ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को इस तरह की कोई भी समस्या है वो हमें भी संपर्क कर सकता है, हम भी उसके लिए एक प्रॉपर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसके लिए रहता है वो बनाएंगे। तो आगे जब भी हमें टाइम मिलेगा, थोड़ा सा जैसे कि आम वात है, या इसी तरीके से वात रक्त है, या रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, तो इनका जो आयुर्वेद का जो इनके ऊपर वक्तव्य है वो भी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तो मैं आपसे जो है एक्सपेक्ट करता हूँ, कम से कम अगर कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, इनको आप ज़रूर अपने जीवन शैली में लाइए। और ये अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो इसको थोड़ा सा ज़रूर शेयर भी करें, ताकि जो भी इस परेशानी से पीड़ित है तो वो उस तक ये मेरी बात पहुँचे, और वो अपना जो है सही ढंग से सुचारू रूप से जो है आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो चालू करें। थैंक यू।